जय हिंद दोस्तों। साप्ताहिक प्रोग्राम के तहत दैनिक जागरण और जनसत्ता में प्रकाशित उन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को आज हम सभी पढ़ेंगे जो प्री और मेंस की परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैंने यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे अधिकांश अभ्यर्थियों को देखा है और कई सारे यूट्यूब चैनल को देखा है कि जब वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि वो तरीका बिल्कुल गलत है। यदि आप करंट अफेयर्स और घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसको प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल में मैं दिखाऊं तो एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूं, आपको आइडिया लगेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आप देखें तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव पारित करके उनको उनके पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया है। दक्षिण कोरिया लोकतांत्रिक देश है और वहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे। तो प्री में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे मैं अभी डिस्कशन करूंगा। तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाया गया, तो आपके माइंड में तुरंत ये बात हिट हो जानी चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया क्या है। क्या आप वो याद कर पा रहे हैं? नहीं याद कर पा रहे हैं तो तुरंत नोट्स खोलिए और जाकर के एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछा है 2021 के 21 और 22 के क्वेश्चंस पेपर में है शायद, कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उस पर चर्चा करें, विश्लेषण करें, ऐसा प्रश्न बना है। मतलब जो फोकस है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा करनी है। उसी तरह इन फ्यूचर ये क्वेश्चंस बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। यदि आप ये देखें तो मैंने यहाँ लिखा है संभावित प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। पूरी तरह से करंट अफेयर्स से बिल्कुल ये अपना कोई रिलेशन नहीं रखता है, लेकिन इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। ये आपको ये पढ़ने के दौरान भी माइंड में ध्यान रहना चाहिए। और ये जो प्रश्न है इसका इंट्रो कैसा होना चाहिए, मेन बॉडी में क्या लिखा जाना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, मैं उस पर ब्रीफ में बात करूंगा, बहुत ही ज़्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि आंसर राइटिंग की क्लास नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं लेकिन हिंट जरूर दूंगा कि इंट्रो में क्या लिखा जाना चाहिए, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए और अंततः निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए, मैं एक हिंट देके जरूर जाऊँगा। वैसे ही यदि आप एक और क्वेश्चन से देखें तो मतलब ये है प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए आगरा जिला क्यों चुना गया। अभी आपने सुना होगा कि हाल ही में कि आगरा जिला में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो जो प्रश्न है वो संभावित प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि आगरा जिला ही क्यों चुना गया, राइट। तो क्यों चुना गया उसके लिए आपको पर्याप्त मतलब कारण बताने होंगे कि क्यों चुना गया। इस संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा करते हुए बताएं कि यह उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन को कैसे प्रभावित करेगा, मतलब सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। ऐसे ही इस तरह से आपको मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। जितने भी घटनाक्रम हैं उनको मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार किया है, मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेंस के नज़रिए से भी मैं बात करूंगा। जो ये करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे 9-10 अप्रैल का होगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए। 11 से लेकर के 20 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। और मैंने इसके पहले की एक छोटे से वीडियो 2 मिनट में मैं ये बात 2 मिनट का वीडियो था, उसमें मैं ये बताया था कि घटना सार मार्केट में आ चुकी है और उसमें नवंबर से लेकर के 8 अप्रैल तक की जो भी घटना हैं उनमें कवर किया गया है। तो वो घटना सार के जो लेक्चर हैं वो आपको 1-2 दिनों में मिलने लगेंगे। तो आपके पीछे जो एक साल के जो करंट अफेयर्स तैयार होने चाहिए, अक्टूबर में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अक्टूबर 2025, तो एक साल का जो करंट अप्रैल से तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, 9 से 10 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं। तो ये तो आपका करंट अफेयर्स तो यहाँ से तैयार हो ही रहा है, लेकिन जो पीछे का 6 महीने का है वो हम सभी क्या करेंगे, घटना सार से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एकदम आप निश्चिंत रहिए, बहुत शानदार तरीके से तैयारी आपकी होगी, सिर्फ प्री के नज़रिए से नहीं, मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न ये है कि एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति जो है, अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की और कहा कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक राज्य में एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनका विलय किया जाएगा। अब विलय करने के बाद अभी तक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है वो 43 है, अब वो घट करके कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, राइट। ये चौथा चरण होगा जो 2025 में हो रहा है, ये चौथा चरण है और यह नीति 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगी। 1 मई 2025 से ये नीति प्रभावी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके पहले भी 3 चरण चल चुके हैं, तो इसका मतलब आपको पहले चरण का आइडिया होना चाहिए। जो पहला चरण है वो 2005 और 6 है, राइट, 2005 और 6 है। और उस टाइम पे
जो आरआरबी की संख्या थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या थी, वो 196 थी। और जब पहले चरण में विलय किया गया तो 196 से घट करके ये संख्या 91 हो गई। ठीक है, 196 से घट करके 91 हो गई। इसके बाद 2005 और 6 के बाद भी 2 चरण चले हैं, उसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चौथा चरण है वो ध्यान रखिए। अब चौथे चरण में जो आरआरबी की संख्या थी वो कितनी थी, 43, और अब ये घट करके कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि यह नीति 1 मई 2025 से लागू होगी। ये लाइन तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि जिसके बाद आरआरबी की संख्या 196 से घट कर 91 हो जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि 1 मई से 2025 से लागू होने वाली यह नीति के बाद जो आरआरबी की संख्या होगी वो 43 से घट करके 28 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखें तो ये है कि उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी बैंक का विलय किया जाएगा। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इन तीनों का विलय किया जाएगा और विलय करके एक नई बैंक बनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ये याद रखिएगा, यूपी पीसीएस प्री में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो हाल ही में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया तो उससे कौन सी एक नई बैंक बनी, इसको ये दे देगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। या फिर ये पूछ लेगा कि जो हाल ही में विलय करने के बाद नई बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 4 जिले के नाम, लखनऊ जिला लखनऊ हो गया, फिर इसके बाद प्रयागराज दे दिया, हाँ राइट, गोरखपुर दे दिया, 4 जिले कोई भी। तो ये ध्यान रखना होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका। तो यहाँ पर जो सही होता है, पूछा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे यदि व्याख्या की बात करें तो वही है जो मैंने अभी ऊपर चर्चा की कि चौथे चरण के तहत यह नीति 1 मई 2025 से लागू होगी, जिसके पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घट करके 28 हो जाएगी। और पहला चरण जो है वो 2005 से 6 के तहत जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या उस टाइम पे 196 थी, जो घट करके 91 हो गई थी। और वर्तमान में जो ये विलय किया जा रहा है, इसके बाद 43 से घट करके आरआरबी की संख्या 28 हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 3 ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, एकदम से आप इसको समझ लीजिए, याद रखना जरूरी नहीं है। जो याद रखना है ये कि उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हुआ और एक नई बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनी, जिसका मुख्यालय लखनऊ होगा। आगे और भी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि विलय के पश्चात नए बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनेगा। इसका प्रायोजक बैंक जो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण बैंक है, इसके प्रबंधन को लेकर, इसका प्रबंधन, इसके वित्तीय अनुशासन और भी सारी जो चीज़ें होंगी वो क्या करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो प्रायोजक बैंक है, इसके तहत होगा। ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का मतलब, एक प्रायोजक का मतलब देख रेख के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। ठीक है, अब इसके आगे का दूसरा पॉइंट देखें तो ये है कि यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के साथ साथ मजदूरों, किसानों और कारीगरों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराएगी। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जा रहा है, उसका एक उद्देश्य भी है कि वित्तीय समावेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है और जो भी मजदूर हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, उनको सस्ते ऋण पर, सस्ते ब्याज पर उनको ऋण मिल सके, ये एक उद्देश्य है। तो इन फ्यूचर जब मान लीजिए कोई प्रश्न बनता है कि मेंस का प्रश्न बनता है कि वित्तीय समावेशन बचत को कैसे बढ़ावा देगा, ठीक है, वित्तीय समावेशन बचत को कैसे बढ़ावा देगा और बढ़ावा देगा, इस संदर्भ में गवर्नमेंट के प्रयासों की चर्चा कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न बन गया, ठीक है। तो वित्तीय, अब जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वित्तीय समावेशन को फर्स्ट पैरा मतलब इंट्रो में परिभाषित कर देंगे, सेकंड में ये बताएंगे कि वित्तीय समावेशन कैसे बचत को बढ़ावा देगा, 4-5 पॉइंट में बताएंगे। फिर इसके बाद आप जब सरकार के प्रयासों की चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, करंट अफेयर्स ऐसे ही तैयार होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि आप जब प्रयासों की बात करेंगे तो हो सकता है कि आपके ध्यान में, माइंड में ये ध्यान होगा तो आप लिखेंगे पीएम जनधन योजना का जिक्र कर देंगे, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। वैसे ही आपको तुरंत वहाँ लिखना होगा नीचे दूसरा जो गवर्नमेंट का प्रयास है, वो प्रयास में आप लिखेंगे कि हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय, मतलब एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया, ऐसा लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जिसके बाद
बैंकों की संख्या 43 से घट करके 28 हो गई। एग्जामिनर चेक करने वाला वो पकड़ लेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के ही प्रयास हैं जो वित्तीय समावेशन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। तो एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि इस तरह की जो नीतियां हैं, जो ये चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, लागू कर रही है, इन सब चीज़ों को भी हम ले जा करके कहीं ना कहीं जब आंसर लिखते हैं तो वहाँ पर भी एक पॉइंट के रूप में भी डिलीवर कर सकते हैं। वो स्किल डेली आंसर राइटिंग से ही, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अब जब आप कोशिश करेंगे इन फ्यूचर आंसर लिखने के तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें कर पाना। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो भी एस्पिरेंट हैं, मैं इस पीडीएफ को तुरंत वीडियो लेक्चर अपलोड होने के बाद ये पीडीएफ भी फॉरवर्ड कर दूंगा उस पे टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाकर के आप ये पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा, फिर लेक्चर मेरा देखिएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न वही कि निम्नलिखित में से किस कारण से योन सुक योल का महाभियोग हुआ। देखिए, योन सुक योल, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि भ्रष्टाचार के आरोप में हुआ, कि विदेश नीति में असफलता के कारण हुआ, कि मार्शल लॉ की घोषणा के कारण हुआ, कि डी आर्थिक संकट के कारण हुआ। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि योन सुक योल जो हैं उन्होंने मार्शल लॉ की घोषणा की, एक तरह से सैनिक शासन की घोषणा की, और बहुत विपरीत स्थितियां दक्षिण कोरिया में बनी, लेकिन फिर भी किसी तरह से कोशिश करके सदनों से महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया गया, और वहाँ के संवैधानिक न्यायालय ने इनके यून को, उनके पद को, राष्ट्रपति पद से हटा दिया कि ये आपने जो मतलब मार्शल लॉ की घोषणा की, ये असंवैधानिक है, उनको पद से हटा दिया गया। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत ये है कि यूपी पीसीएस में प्री में क्वेश्चंस बनना होगा तो ये पूछ लेगा, यही ऐसे पूछेगा कि किस आधार पर उनको महाभियोग प्रस्ताव के तहत हटाया गया। ये नहीं पूछेगा कि महाभियोग प्रस्ताव का वहाँ पर प्रक्रिया क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि मार्शल लॉ की घोषणा के तहत हटाया गया। और दक्षिण कोरिया के संविधान में ये प्रावधान है कि वहाँ पर 60 दिनों के भीतर चुनाव होने चाहिए। ठीक है, नए राष्ट्रपति का अब ये हट चुके हैं तो 60 दिनों के भीतर होगा, तो 3 जून को चुनाव होने हैं। तो जो नए राष्ट्रपति बनेंगे उन पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें विश्लेषण के माध्यम से मैंने लिखा है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को आप पढ़ लें। ठीक है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें यही है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का उल्लंघन होने पर महाभियोग लाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। संविधान का उल्लंघन में बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट होते हैं कि संविधान का उल्लंघन क्या माना जाएगा। जैसे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए की सलाह पर ही कार्य करता है, यदि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता है और संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाता है और इस आधार पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। प्रक्रिया, संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस दी जाती है, और नोटिस देने के बाद 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। ठीक है, जिस सदन में ये प्रस्ताव आएगा वहाँ पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। प्रस्ताव को उसी सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ राष्ट्रपति अपना पक्ष खुद से और किसी वकील के जरिए रखवा सकता है, और जांच में दूसरा भी सदन उनको दोषी पाता और 2/3 बहुमत से पारित कर देता तो राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं। प्रश्न जैसे संभव मैंने बनाया कि भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का विश्लेषण करिए। तो इसमें इंट्रो में क्या होना चाहिए, इंट्रो की सबसे बड़ी समस्या है कि इंट्रो क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप कहूँगा कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में निहित आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है। ठीक है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दे दीजिए, जैसे संविधान के भाग 5 आपने दे दिया, फिर आर्टिकल 51 से लेकर के आर्टिकल 52 से लेकर के 151 में निहित आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है। कुछ इस तरह से आप भूमिका बनाइए। इंट्रो बहुत मजबूत और अच्छा बनेगा। आपने ठोस तथ्यों को दिया है, आर्टिकल 61 की चर्चा कर दी है। एग्जामिनर को लगता है कि बहुत अच्छा नॉलेज इस एस्पिरेंट के पास है और अच्छा नंबर आपको फिर इंट्रो में मिलते हैं। मेन बॉडी की बात करूं कि प्रक्रिया की बात किया है, तो मेन बॉडी में ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको बता दीजिए, और निष्कर्ष में क्या करें आप बता दीजिए कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का एक पद है, क्योंकि उसको काम किसके सलाह पे करना होता है, मंत्रिपरिषद के, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत टफ
प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को पद से हटाना। और एक बार कोशिश हुई थी बीबी गिरी जो राष्ट्रपति थे उनको पद से हटाने की, लेकिन वो असफल रहा, महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो ये थोड़ा एक टफ कठिन प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, और एक तरह से राष्ट्रपति मात्र नाम मात्र का पद है, मतलब वो मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर कार्य करता है, तो बहुत ज़्यादा इसका वो औचित्य नहीं रह जाता इस प्रक्रिया का। तो कुछ ऐसे ही निष्कर्ष आपको बना के लिखना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स का लेक्चर है तो सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही बात होनी चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय पंचायत मंत्रालय द्वारा, वीडियो तो चल रहे ना यार, ओके। अप्रैल 2025 में केंद्रीय पंचायत मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत प्रगति सूचकांक 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है। 3 स्टेटमेंट हैं, आप देखें तो जो केंद्रीय पंचायत मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत प्रगति सूचकांक है उसका जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि गुजरात की 346, तेलंगाना की 270 पंचायतें फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हुई हैं, ठीक है। दूसरा है सूचकांक की सबसे बेहतर श्रेणी A+ में एक भी पंचायतें शामिल नहीं हुई हैं। फ्रंट रनर की श्रेणी में 75 से 90 अंक प्राप्त करने वाली पंचायतें आती हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जो प्रगति सूचकांक होता है उसमें एक श्रेणी होती है A+ की होती है, एक A होती है, एक B होती है, एक C होती है और एक D होती है। A+ की जो श्रेणी होती है उसमें जो 90 से 100 के बीच में अंक लाते हैं पंचायतें, उनको A+ की श्रेणी में रखा जाता है और उसी को कहा जाता है अचीवर, राइट। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ को, अचीवर को भी और A+, क्योंकि यूपी पीसीएस में कुछ भी दे सकता है, अचीवर भी दे सकता है, A+ भी यूज कर सकता है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक तरह मतलब नाम है, अचीवर भी लिखा जा सकता है और A+ भी लिखा जा सकता है। तो 90 से 100 के बीच में जो पंचायतें अंक लाती हैं उनको A+ की श्रेणी में रखा जाता है, अचीवर की श्रेणी में रखा जाता है। और इस तरह से देखें तो जो दूसरा वाला पॉइंट है कि सूचकांक की, दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि सूचकांक की सबसे बेहतर श्रेणी A+ में एक भी पंचायतें शामिल नहीं हुई हैं, एकदम सही है, एक भी पंचायतें इस A+ वाली श्रेणी में नहीं आ पाई हैं। यदि A श्रेणी में देखें तो A श्रेणी में फ्रंट रनर भी कहा जाता है और इसमें 75 से 90 के बीच में जो पंचायतें अंक लाती हैं उनको A श्रेणी में रखा जाता है। अब B श्रेणी में कौन सी आएंगी, जो 60 से 75 के बीच में होंगी, राइट, 60 से 75। और C में आएंगी 60 से 75 हो गया, राइट, ओके। C में जो आएंगी 40 से 60 और D में आएंगी जो 40 से नीचे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। A+ को क्या कहेंगे, अचीवर कहेंगे, A को कहेंगे फ्रंट रनर और B को कहेंगे को क्या कहेंगे, 60 से 75, B को परफॉर्मर, ऐसे ही अंक इधर प्रोग्रेसर और एस्पिरेंट। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद, अब जो पहला है कि गुजरात की 346 और तेलंगाना की 270 पंचायतें फ्रंट रनर की श्रेणी में आई हैं, मतलब A+ की श्रेणी में आई हैं, इस वाले में आई हैं, तो बिल्कुल सही है। गुजरात की 346 और तेलंगाना की 270 पंचायतें फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल हुई हैं। ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न पूछ सकता है। और 2024 का ट्रेंड देखें तो वीडियो बहुत लंबा भी जा रहा है। 2024 के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उसमें देखेंगे तो स्टेटमेंट पे आधारित प्रश्नों की संख्या थोड़ा बढ़ी हुई है और थोड़ा तथ्यात्मक प्रश्न का नेचर रहा है कि प्रश्न में तथ्य ज़्यादा थोड़ा देखने को भी मिल रहे हैं। उस पर मैं 4-5 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसा ट्रेंड बदला है 2024 के करंट अफेयर्स का, ठीक है। दूसरा मैंने बात कर ही ली है कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है फ्रंट रनर की श्रेणी में 75 से 90 अंक प्राप्त करने वाली पंचायतें आती हैं, तो एकदम फ्रंट रनर में वही आती हैं, राइट, 75 से 90। तो ये 1, 2, 3 सही उत्तर चुनना है, तो आपका D विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली है, दूसरा कौन है, रोहित शर्मा। इसमें क्या विश्लेषण करना, ठीक है। अब आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें है अप्रैल 2025 में निधन होने वाले प्रसिद्ध लोक नर्तक, 2025 में निधन होने वाले प्रसिद्ध लोक नर्तक राम सहाय पांडे के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। मतलब 4 कथन दिए गए हैं, एक कथन सही नहीं है,
किसके, लोक नर्तक राम साहेब पांडे के संदर्भ में। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बुंदेलखंड के राई डांस जो नृत्य है को 18 से अधिक देशों में प्रदर्शित किया, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। राई डांस परंपरागत रूप से बेदिया समुदाय से जुड़ा है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, तो सब कथन सही है, इसलिए यहाँ पे जो सही होगा वो डी पे टिक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी कथन सही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप राई डांस के बारे में क्वेश्चंस बना हुआ है तो आपको तुरंत ये भी रिवीजन तुरंत कर लेना चाहिए कि राई डांस उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्रसिद्ध है, एक लोक नृत्य के रूप में किन जिलों में है। तो बुंदेलखंड के 7 जिलों में ये राई डांस मतलब प्रसिद्ध है। वहाँ पर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और मेलों में हर्ष उल्लास का प्रतीक माना जाता है राई डांस, और त्योहारों और शुभ अवसरों पर जन्मोत्सव और शादी विवाह के शुभ अवसरों पर ये राई डांस होता है। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय लोक नृत्यों और लोक नृत्य और उनके योगदान पर प्रकाश डालें, तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं तो कौन कौन से हैं, एक तो आपको यहाँ राई डांस पता चल चुका है, वैसे ही आपको और जब इस तरह से करंट अफेयर्स में आए तो उनको आप देखिए और रिवीजन करिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जब इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को तैयार करते हुए चलते हैं तो दिक्कत आगे फिर नहीं आती है, ठीक है। आगे प्रश्न देखें तो जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सरकार ने मथुरा में नहीं, आगरा में, ठीक है। सहारनपुर और कुशीनगर में आलू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, सहारनपुर और कुशीनगर में किए जाएंगे। और आगरा में भी जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर है उनकी स्थापना की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना था कि भारत में एक ही जो मतलब राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। वहाँ के लैब में जो भी प्रयोग होते हैं, जो भी आलू से संबंधित जो उन्नत किस्म की बीजें हैं, जो जागरूकता संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तकनीक जो हैं, वो वहाँ से यहाँ तक आने में क्षेत्रीय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जब वो प्रयोग होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, पेरू में है। कमेंट करके बताइए पेरू किस महाद्वीप में है, ठीक है। ये तटीय देश है या स्थलबद्ध देश है, ये भी बताइए। तो इसका जो मेन जो केंद्र है वो पेरू में है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर जो पेरू में है उसकी क्षेत्रीय शाखा जो खुल रही है, वो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय शाखा जो खुल रही है वो उत्तर प्रदेश के आगरा में खुल रही है। और दक्षिण एशिया में जो क्षेत्रीय यदि बात करें तो जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर है उसकी क्षेत्रीय शाखा दक्षिण एशिया में किन देशों में खुलने जा रही है, तो वो इंडिया है। और इंडिया में स्टेट उत्तर प्रदेश से है और जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगरा है। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, वो 8 देश आते हैं, वो नाम आपको पता होना चाहिए 8 देश का। जैसे मैं बात करूँ, अब पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है। तो ये 8 देश हैं दक्षिण एशिया के, जहाँ पर दक्षिण एशिया के इन 8 देशों में से जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर की जो क्षेत्रीय शाखा खुलने जा रही है वो भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, यह इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यह दक्षिण एशिया में पहला क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। मैंने डिस्कशन कर ही लिया है। तो जो पहला इसमें देखें तो 3 जो कथन है उसमें ये पहला गलत है, मतलब 2 और 3 ये कथन सही है। तो जो विकल्प सही होगा, सही चुनना है, तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो SIP और SARC लिखा हुआ है, मतलब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ठीक है। और साउथ एशिया रीजनल सेंटर आगरा ना कि मथुरा में स्थापित हो रहा है, ठीक है। ये पोटैटो बेल्ट होते हैं आगरा के आसपास, फिरोजाबाद, मथुरा, ये सब आलू उत्पादन में बहुत ही आगे हैं। तो अतः एक को छोड़कर के 2 और 3 कथन सही है। अन्य जरूरी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखिए। भारत में आलू के उत्पादन के मामले में
मैं यार इंग्लिश वाला नहीं दिखा रहा हूँ, हो सकता है साथ में इंग्लिश मीडियम के भी देखते होंगे। चलिए PDF आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में आलू के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा। और आलू की उपज में देश में आलू की उपज में उत्तर प्रदेश 35% योगदान देता है। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के शिमला में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो मैंने यहाँ पर जितना मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट प्री के लिहाज से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही आपके लिए पर्याप्त है। यह जो बनना होगा प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है। यूपीएससी में ये दावा नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर एक टॉपिक को आप उठा लिए डिस्कशन के लिए, तो हो सकता है 1 घंटे तक उसी पे डिस्कशन हो, बहुत डेप्थ में जाकर के बात करनी पड़ती है। तो फिर हम कहीं दावा कर पाते हैं कि भाई अब जो प्रश्न बनाएगा यूपीएससी यहीं से बनाएगा। लेकिन यूपी पीसीएस में बहुत ही कोई भी टॉपिक हो उस पर 5 से 10 मिनट डिस्कशन करके ये दावा किया जा सकता है कि जो क्वेश्चंस बनाएगा यहीं से बनाएगा, राइट। चलिए, प्रश्न को मैंने दिखा दिया कि यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इनका अभ्यास करिए और अभ्यास करिए। मैं जब आंसर राइटिंग करवाऊंगा तो आपको ये मौका दूंगा कि आप 4 से 5 लोगों को ये मैं दूंगा कि जो शुरू के टेलीग्राम पे 4 से 5 प्रश्न पहले अपलोड करेंगे, उन पर मैं डिस्कशन करूँगा। ये मैं जब आंसर राइटिंग कराऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन अभी ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ये इस तरह का नज़रिया आप भी डेवलप करिए जब कोई भी घटनाक्रम पढ़ते हैं, और इसका अभ्यास करिए इन प्रश्नों का। अब आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की तो है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो ये है कि विजय वीर सिद्धू ने अर्जेंटीना में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। एकदम सही बात है। अर्जेंटीना में आयोजित जो ये विश्व कप हुआ है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पहले भारतीय बने इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। फिर है, फाइनल में विजय वीर ने 2940 के स्कोर के साथ इटली के रिकॉर्डो माजेंटी को हराया है, बिल्कुल सही है। तो सभी विकल्प क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये रहा 26 मिनट का वीडियो है, 7 क्वेश्चंस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब मैंने बता भी दिया है कि जो आगे का 11 से लेकर के 20 अप्रैल तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करा दिया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए। जो घटना सारे है वो भी उसके वीडियो आपको जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चंस भी प्री और मेंस के कैसे बन सकते हैं वो बना करके दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट ज़रूर करिए भाई लोग, आप लोग।